हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सागर हाजिर आपके सामने दोस्तों हिंदी ग्रामर का सीरीज लेकर। दोस्तों इसको पहले मैंने एक प्रॉमिस वीडियो का पूरा भी सीरीज बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज से मैं हिंदी ग्रामर को फाइनल करने का काम करता हूँ। दोस्तों हिंदी ग्रामर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन में जो क्वेश्चन आने का ट्रेंड है, मैं उन्हीं टॉपिकों को पहले कवर करूंगा, बाद में आने वाले टॉपिकों को कवर करूंगा। इसके पहले मैंने हिंदी सीरीज में हिंदी साहित्य का इतिहास और वर्णमाला पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। चलिए दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा क्रिया। क्या रहेगा दोस्तों? क्रिया, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ब कहते हैं। उसी पर टॉपिक हमारा रहेगा क्रिया, जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत तरह के कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रिया क्या होती है। तो क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वैसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खाना, पढ़ना, खेलना, सब में इसमें किसी काम का होना या करना पाया जा रहा है दोस्तों, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। बात करते हैं आगे दोस्तों। संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। और इन्हीं धातुओं के अंत में जब ना लग जाता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? क्रिया बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, धातुओं के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाने पर धातु क्रिया बन जाता है? धातु क्या होता है दोस्तों? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे में चल, हंस, पढ़, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हीं धातु कहते हैं। अब इनके अंत में हम लोग ना लगाते जाएं, जैसे चल में अंत में ना लगा दे तो चलना क्रिया बन जाएगा। हर्ष अभी क्या है दोस्तों? धातु है, इसके अंत में ना लगा दे तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। पर अभी धातु है, इसके अंत में ना लगा दे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रिया बन जाएगा। तो क्रिया के मूल रूप धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो वही धातु किसका रूप ले लेता है दोस्तों? क्रिया का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिया के प्रकार पर। तो जो क्रिया के प्रकार है उसको कई आधारों पर दोस्तों बांटा गया है। कौन कौन आधार पर दोस्तों? तो उसे कर्म, प्रयोग और संरचना के आधार पर बांटा गया है। कर्म के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर कई भागों में बांटा गया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। हमारा जो पहला आधार रहेगा कर्म के आधार पर। अब ये कर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंग्लिश में जो हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे राम खाता है, इसमें कर्म नहीं है दोस्तों, इसमें काम तो हो रहा है लेकिन क्या खाता है मालूम नहीं है। लेकिन यदि हम कहें कि राम आम खाता है, क्या खाता है दोस्तों? आम खाता है, तो राम के खाने का फल किस पर पड़ रहा है दोस्तों? आम पर पड़ रहा है। तो आम क्या होगा दोस्तों? कर्म होगा, यानी ऑब्जेक्ट। इन्हीं कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है अकर्मक क्रिया और दूसरा होती है सकर्मक क्रिया। पहला होता क्या होता है दोस्तों? अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। बात करते हैं अकर्मक क्रिया की दोस्तों। तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त काम तो होगा दोस्तों, लेकिन काम में जो कर्ता का फल रहेगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर्म आता ही नहीं है। या यूँ कहें कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। इन सब में तो काम तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है दोस्तों। कर्म इसमें प्रयुक्त हो ही नहीं रहा है। सिंपली शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो इन तरह के शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्यों में क्या हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो टॉपिक है सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, वे से क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर न पड़कर
पढ़कर कर्म पर पड़ जाए। जैसे में क्या, राम आम खाता है दोस्तों, तो राम खाता है में क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, तो राम पर ही पड़ रहा है। लेकिन हम कहें दोस्तों राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ने लगेगा दोस्तों, आम पे पड़ने लगेगा। तो ऐसे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, या अर्थात ऐसे कहें कि क्रिया के साथ कर्म की प्रयुक्त हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सकर्म क्रिया कहते हैं। नाम से ही दोस्तों स्वकर्मक, स्व मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म के। यदि कर्म के साथ क्रिया आती है तो सकर्मक क्रिया, और बिना कर्म के आती है तो क्या होती है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। जैसे हम दोस्तों अगला हम सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। बात करते हैं दोस्तों, भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो भूपेंद्र क्या पी रहा है, दूध। तो इसमें दूध कर्म के रूप में आया है दोस्तों, तो पीना यहाँ क्रिया है, और क्या पी रहा है, दूध, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। नीतू खाना बना रही है तो क्रिया है दोस्तों, क्या बना रही है, चावल बना रही है, खिचड़ी, घर बना रही है, कि क्या बना रही है, तो खाना बना रही है दोस्तों। तो खाना यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म हो जाएगा। तो ये जो दोनों उदाहरण है दोस्तों वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भाग हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया के भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, आगे दो भाग हो जाते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया दोस्तों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बात करते हैं एक कर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म आए। अब सकर्मक क्रिया के क्या होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं, और वे किसके आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर होते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म आए या एक ही ऑब्जेक्ट आए, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे में दुष्यंत भोजन कर रहा है, दुष्यंत क्या कर रहा है दोस्तों, भोजन कर रहा है। तो दुष्यंत यहाँ करना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और क्या कर रहा है, तो भोजन कर रहा है। तो कितना कर्म आया है, एक ही कर्म आया है दोस्तों। तो ये जो उदाहरण होगा एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। बात करते हैं दोस्तों अगला जो द्विकर्मक क्रिया है, तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म नहीं बल्कि दो कर्म कर्म आ जाएं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में देखते हैं दोस्तों, पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन कर्म कितने आए हैं, दो कर्म है। छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, भूगोल पढ़ा रहे हैं। और भूगोल किसे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर छात्र एवं भूगोल दो कर्म है, छात्र एवं भूगोल क्या है दोस्तों, दो कर्म है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया होता है। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया के ही भाग हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हो गए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भाग हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों अगला जो क्रिया को बांटने का आधार रहेगा वो रहेगा प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। वो किसके आधार पर रहेगा दोस्तों, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। अब प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्या होता है दोस्तों, तो वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर जो क्रिया का बंटवारा होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। दोस्तों क्या है, तो वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर जो बंटवारा होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर होता है। अब इसमें दोस्तों क्रिया के निम्नलिखित भेद आते हैं। जो पहला क्या होता है दोस्तों, जो पहला होता है सामान्य क्रिया। पहला जो क्या होता है दोस्तों, सामान्य क्रिया। ये क्या होता है दोस्तों, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग है, केवल केवल कितना क्रिया है दोस्तों, ओनली वन वर्ब है, यानी बोले तो हिंदी में केवल एक ही क्रिया आए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य क्रिया कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, महेंद्र जाता है, संतोष आई, सीता खाती है, सोहन पढ़ता है। तो इन जितने वाक्यों को मैंने बोला दोस्तों, तो उसमें क्रिया कितना है दोस्तों, एक ही है। महेंद्र जाता है, कितना क्रिया है दोस्तों, एक ही है। सोहन पढ़ता है, कितना क्रिया है दोस्तों, एक ही क्रिया है। तो इस तरह की क्रिया को कौन सा क्रिया कहते हैं दोस्तों, सामान्य क्रिया कहते हैं। जहाँ पर केवल एक ही क्रिया है उसे क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगला जो क्रिया होता है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब ये संयुक्त क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो जब दो क्रिया
जब क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी हो तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। या ऐसे कहें कि जब वाक्य में दोस्तों दो या दो से अधिक क्रियाओं का आगमन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे दोस्तों, तो जया ने खाना बना लिया, जया ने खाना बना लिया। अब यहाँ पर दोस्तों क्रिया कितना है, तब बनाना भी एक क्रिया है, लिया भी क्या है एक दोस्तों, क्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने क्रियाएं आई हैं, दो क्रियाएं आई हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त क्रिया। वैसे ही देखते हैं दोस्तों, हेमराज ने खाना खा लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। तो खाना क्या है दोस्तों, कर्म है, खा एक क्रिया है और लिया भी क्या है दोस्तों, क्रिया ही है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं आ रही हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहेंगे। और यदि वाक्य में दोस्तों एक क्रिया आता है तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे, और यदि वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आती हैं तो उसे कौन सा क्रिया कहेंगे दोस्तों, हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे। चलिए दोस्तों, जब अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा क्रिया का दोस्तों, वो प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। वो कौन सा क्रिया रहेगा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा देना, क्या करना दोस्तों, काम को खुद नहीं करना बल्कि दूसरे से करवाना, किसी को काम करने के लिए उत्सुक करना, उत्साहित करना, ये होता है प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके, कर्ता स्वयं न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेरणा देना। प्रेरित का मतलब ही होता है तो क्या होता है, प्रेरणा देना। तो उन क्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रियाएं दोस्तों जहां पर कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे से क्रिया करवाने को प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर वाक्य में दोस्तों कर्ता तो दुष्यंत है लेकिन वो पत्र खुद ना लिख कर किससे लिखवाता है, हेमंत से लिखवाता है। तो यहाँ कर्ता अपना काम खुद ना करके किसी और से करवा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया रहेगा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। वैसे ही देखते हैं दोस्तों, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। तो कविता तो मुख्य कर्ता है दोस्तों, लेकिन वो किससे पत्र पढ़वाती है दोस्तों, तो वे जो पत्र पढ़वाने का काम जो करती है दोस्तों, वो करती है सविता से। तो इस तरह जो तो क्या है, यह भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, जो अगला जो क्रिया होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। वो कौन सा क्रिया होगा दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होता है। पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझिएगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है दोस्तों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मतलब दोस्तों क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब घटित होने वाली क्रिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया पहले घटित हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया में भी क्या होता है, दो क्रियाएं आती हैं, और पूर्वकालिक क्रिया में भी क्या होता है दोस्तों, दो क्रियाएं होती हैं। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या होता है दोस्तों, दोनों क्रियाएं साथ साथ ही घटित होती हैं। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक क्रिया पहले ही घटित हो जाती है और एक क्रिया बाद में घटित होती है। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। इसमें दोस्तों क्या है, जो सोने से पूर्व पढ़ने का, यहाँ पर क्रिया तो दो है, एक क्रिया सोने का है और एक क्रिया पढ़ने का है। लेकिन सोया कब है दोस्तों, पढ़कर सोया हुआ है, यानी सोने से पहले वो पढ़ने का काम समाप्त कर चुका है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे दोस्तों। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाओं का आती हैं और पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रियाएं आती हैं। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें एक क्रिया पहले ही खत्म हो जाती है और जो दूसरा क्रिया होता है वो बाद में खत्म होता है। जबकि संयुक्त क्रिया में क्या होता है दोस्तों, दोनों क्रियाएं साथ साथ ही क्या होती हैं दोस्तों, घटित होती हैं।
अगला जो टॉपिक बात करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है, नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों। क्या दोस्तों, नाम धातु। तो वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं दोस्तों। क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो धातुओं के अंत में जब ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, क्रिया बन जाता है। तो वैसे क्रियाएं जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बने उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग संज्ञा है दोस्तों, तो रंगना पकड़ देते हैं, लजाना सीखे लजाना, अपनाना, गरमाना, ये सब जो बनी क्रियाएं दोस्तों किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम से ही बनी हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं कृदंत क्रिया की। वैसे क्रिया शब्द जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कृदंत क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाम धातु और कृदंत में क्या अंतर होता है। नाम धातु जो क्रियाएं बनती है वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती है, जबकि कृदंत क्रिया क्या होता है दोस्तों, क्रिया के ही साथ जो क्रिया शब्द होते हैं या धातु के जो मूल शब्द होते हैं, क्रिया के जो मूल शब्द होते हैं उनके अंत में ना लगा देने से जो क्रिया बनती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल एक क्रिया शब्द है दोस्तों, क्या है दोस्तों, चल एक क्रिया शब्द है और इसके लिए क्या दोस्तों, चल से क्या बन गया, चलना बन गया। तो ये क्या है दोस्तों, कृदंत क्रिया है। चलता दोस्तों क्या है, चलता भी एक क्रिया शब्द है और इसके अंत में कर लगा दी तो चल कर, ये भी क्या बन गया दोस्तों, क्रिया बन गया। तो ये कृदंत क्रिया है। जैसे लिख से लिखना, लिखता से लिख कर, ये शब्द जो क्रिया बने हैं दोस्तों वो क्रिया शब्द के ही प्रत्यय लगाने से बने हैं, तो ये होते हैं दोस्तों कृदंत क्रिया। और नाम धातु क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द के अंतों में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कृदंत क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब लोग हम सजातीय क्रिया। तो वे क्रिया जहां पर कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बन रहे हो, क्या है दोस्तों, सजातीय मतलब दोनों की जाति समान हो। तो वैसे क्रियाएं जहां पर कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से मिलकर बने हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सजातीय क्रिया कहते हैं। कैसे दोस्तों, तो भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर दोस्तों क्रिया क्या है, लड़ी, और कर्म क्या है, लड़ाई। लेकिन दोनों का जो धातु की बात करते हैं दोस्तों तो वो धातु कौन सा है, लड़ धातु से। ये जहाँ पे यहाँ पर कर्म और जो क्रिया है वो दोनों का जाति एक ही है, और वो कौन सा शब्द है दोस्तों, लड़ धातु से दोनों ही बन रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सजातीय क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों सजातीय क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया जहाँ पर क्रिया एवं कर्म का जो शब्द हो एक ही शब्द से मिलकर बना हो, मूल शब्द हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सजातीय क्रिया कहते हैं। अगला जो बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो जब भी किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को क्या कहते हैं, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग बोलते हैं, जैसे इज, एम, आर, जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया क्या होता है, जो वाक्य में मेन काम होता है दोस्तों। तो वाक्य में मुख्य क्रिया को यानी मेन वर्ब को जो सपोर्ट करता है, सहायता करता है, मुख्य क्रिया के संपादन में जो शब्द सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में अरविंद पढ़ता है, क्या दोस्तों, अरविंद पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना मुख्य क्रिया है और है उसका क्या कर रहा है दोस्तों, सहायता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक क्रिया हो जाएगा। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, रखना क्या है दोस्तों, मुख्य क्रिया है, और दी है उसका क्या है दोस्तों, सहायता प्रदान कर रहा है। तो दी क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। तो इस तरह दोस्तों क्रिया के हम लोग पूछ भी सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्रिया है दोस्तों वो काल के अनुसार पर बांटा गया है। किस पर बांटा गया है दोस्तों, काल के अनुसार पर बांटा गया है। तो जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल पर क्रिया का नाम भी रख देते हैं। जिस तरह अगर कोई क्रिया भूतकाल में होती है तो भूतकालिक क्रिया है, अगर कोई क्रिया वर्तमान काल में होती है तो उसे वर्तमान कालिक क्रिया, यदि कोई क्रिया भविष्य काल में होती है तो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों
भूतकालिक क्रिया क्या होती है दोस्तों? तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों सरोज गई, सरोज गई मतलब ये काम पहले ही बीत चुका है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कहेंगे। सलीम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी काम दोस्तों पहले ही बीत चुका है, तो इस क्रिया किसको किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों? भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा दोस्तों देखते हैं वो क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया क्या होता है दोस्तों? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। क्या बोध हो दोस्तों? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का वर्तमान समय में ही संपन्न होने का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला गाना गाती है, तो ये कमला के गाना गाने का जो क्रिया है दोस्तों अभी वर्तमान में ही घटित हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। विमला खाना बना रही है दोस्तों, तो विमला जो है खाना बना रही है, यहाँ खाना बनाने का जो क्रिया है वर्तमान में ही घटित हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगला दोस्तों भविष्यत कालिक क्रिया की। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में या भविष्य में काम के संपन्न होने का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, तो जोधपुर जाने का जो क्रिया है वो दोस्तों वो आने वाले समय में यानी भविष्य में संपन्न होगा, तो इसीलिए क्या कहेंगे दोस्तों? इसे भविष्यत कालिक क्रिया कहेंगे। या अशोक पत्र लिखेगा, तो अशोक के जो पत्र लिखने का क्रिया है वो भविष्य में संपन्न होने का बात कर रहा है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? भविष्यत कालिक क्रिया कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ से क्रिया वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण पर। यदि कोई डाउट है या कोई टॉपिक वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।